हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद हैरी पे। आपको बता दूं हम जो यूजीसी नेट सोशियोलॉजी टारगेट दिसंबर 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ये हमारी सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में जाना। उस वीडियो को आप सभी देख सकते हो। और जो आज हम थिंकर को क्लियर करने जा रहे हैं या समझने जा रहे हैं, वो है गोस्ट कॉम्ट। ठीक। गोस्ट कॉम्ट को जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि वे कहाँ जन्मे हैं, कहाँ से थे और क्या थे। ठीक। वे एक क्या थे? फ्रेंच फिलोसफर और एक मैथमेटिशियन। ठीक है, ये याद रखना आप सभी ने। और जो उनका जन्म है 19 जैन 1788 1788 को हुआ था। ठीक। और जो जो उनकी जन्मभूमि थी वो मोंटपिलायर, कहाँ पर? फ्रांस। ये भी आप लोगों ने याद रखना। और जो उनकी मृत्यु हुई थी वो 5 सितंबर 1857। ठीक। ये फैक्ट आप लोगों ने सभी ने याद रखने हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? और इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। अब मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जब ओरिजिन की बात हुई तब इनकी थोड़ी बहुत बात हुई थी, इन पे चर्चा हुई थी। तो मैंने कहा था कि इन्होंने जो सोशियोलॉजी का जो नाम दिया है, समाजशास्त्र विषय जो इन्हें इस विषय को नाम दिया है, उससे पहले इन्होंने क्या है, सोशल फिजिक्स इसका नाम दे दिया था। परंतु क्विटलेट जो थे, एक बेल्जियम के थिंकर थे, जिन्होंने 1835 में सोशल फिजिक्स ऑलरेडी कहीं पर अपने पेपर में या फिर अपने किसी आर्टिकल्स में वो नाम दे दिया था। जब इन्होंने ये सुना या देखा तो इन्होंने अपना सोशल फिजिक्स को हटाकर उसका नाम क्या कर दिया? सोशल सोशियोलॉजी कर दिया। इसलिए इन्हें क्या माना जाता है, और इसलिए इनका आज तक सोशियोलॉजी में इनका नाम चल रहा है। और इनका ये एक बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान थे। जो इनके अंदर ऐसी तार्किकता थी, जो इनने पहले काम किया वो दूसरे काम जब करते तो पहले काम से जरूरी जोड़ते थे। ठीक है। इस तरह से ये एक बहुत बुद्धिमान जीव कहा जा सकता है, जो इतने बुद्धि जीव थे कि इन्हें कुछ भी करने, अपनी पढ़ाई से के अलावा कुछ भी और क्रिएटिविटीज करने का समय नहीं लगता था। तो आगे चलते हैं। जो कॉस्ट कॉम्टे थे, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, डिवाइड्स द फील्ड इनटू सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ओके। देखो क्या बोल रहा है कि जो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स है, ये सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, ये समाज को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक। एक था सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ठीक। अब इन दो के बारे में जानेंगे, ये क्या चीज है। देख लीजिए, सोशल स्टैटिक्स, स्थैतिक समाजशास्त्र, स्टडीज द कंडीशंस ऑफ द सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। सोशल डायनेमिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं गतिशील समाजशास्त्र, फोकस ऑन द लॉ ऑफ सोशल चेंज एंड प्रोग्रेस। हिंदी में एक बार बता देता हूँ। स्थैतिक समाजशास्त्र समाज के अस्तित्व की स्थितियों का अध्ययन करता है, जबकि गतिशील समाजशास्त्र समाज में व्यक्तिगत चरणों के निरंतर आंदोलन या उत्तराधिकार के नियमों का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में, पहला भाग सामाजिक व्यवस्था, और दूसरा समाज में सामाजिक परिवर्तन या प्रगति का अध्ययन करता है। अब इसे समझ लो, थोड़ा सा देखकर भी समझ आ रहा होगा कि जो सोशल स्टैटिक्स है वो एक स्थिरता या स्टेबिलिटी मीन्स स्थिरता या एक ऑर्डर के रूप में, सोशल ऑर्डर के रूप में देखा जाता है। और जो सोशल डायनेमिक्स है, गतिशील समाजशास्त्र है, वो क्या है? रेगुलर क्या है? प्रोग्रेस कर रहा है, या रेगुलर उसमें क्या है? चेंजेस आ रहे हैं। देख लो, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देख लो, समाज है, समाज का अपना एक अस्तित्व है, समाज हमेशा रहता है। परंतु समाज के अंदर बहुत सारी चीजें
उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसमें क्या है परिवर्तन या उसमें प्रोग्रेस होती रहती है। देख लो जैसे एक चेयर होती है, जो सबसे पहली चेयर बनी थी उसका जो स्ट्रक्चर था वो किस तरह का था, और जो अभी हम चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर की यूज कर रहे हैं। असल में अस्तित्व किसका है, अस्तित्व में चेयर है, परंतु जो उसमें चेंजेस हुए हैं, लगातार कोई उसमें प्रोग्रेस हो रही है, वो क्या हो गया आपका सोशल डायनामिक्स। इसी तरह से गोस्ट कॉम्टे भी मानते हैं कि समाज को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक उसके अस्तित्व में रहते हुए, एक उसके अस्तित्व में जो प्रोग्रेस हो रही है, इंटरनली प्रोग्रेस हो रही है, उसमें देखा जा सकता है। ठीक, लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। और हम बात करने जाएंगे आज पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस। ये तीन इनके मेजर काम है, ये आप सभी को याद रखने हैं। पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस। ठीक, पॉजिटिविज्म जो इन्हें दिया था, किससे प्रभावित हुए थे ये, सेंट साइमन से प्रभावित हुए थे। ये भी आप सभी ने क्या है याद रखना है। और जो पॉजिटिविज्म है वो प्रत्यक्षवाद, हिंदी मीनिंग क्या है इसका, प्रत्यक्षवाद इन्होंने दिया था। इसके लिए काहे के लिए दिया था, ताकि फ्रांस में सामाजिक स्थिति में बदलाव लाया जा सके। उस समय भी फ्रांस में थे और वहां की स्थिति को देख रहे थे, वहां के परिवर्तन, वहां पर परिवर्तन लाना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने क्या वर्ड दिया था, प्रत्यक्षवाद। हम प्रत्यक्षवाद को जानेंगे। पॉजिटिविज्म में क्या होता है, पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद मतलब जो हमारे सामने हो, सामने मतलब इसमें क्या हो सकती है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, साइंटिफिक पद्धति के द्वारा हम उसे निर्णायक, जो उसका निर्णय होता है या उसका नतीजा होता है, वहां तक पहुंचते हैं हम किससे, साइंटिफिक अप्रोच से। टू स्टडी द सोसाइटी, उनका मानना है कि हम सोसाइटी को क्या है एक साइंटिफिक वे में समझ सकते हैं, साइंटिफिक वे से हम उस सोसाइटी को क्या, सोसाइटी का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, उनका मानना था कि जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे तो हुई नहीं कि आपने बोल दिया कि इस देवता ने या उस किसी ने भी, एग्जाम्पल कुछ हो सकता है, किसी ने भी उसकी उत्पत्ति कराई है। इसके पीछे रीजन क्या दिया जाता है, इसके पीछे रीजन होता है कि एक साइंस लगी हुई है, एक साइंस है, फिजिक्स है, कि किस तरह से उत्पत्ति हुई है, किस तरह से एक पृथ्वी का अपना कार्य कर रही है। ये सारा मतलब साइंस इसके पीछे लगती है। ठीक, उनका मानना था अगर पृथ्वी की उसके पीछे भी साइंस लगती है, तो एक सोसाइटी जो है उसमें जो सोसाइटी रहती है, उसमें भी क्या है, हम साइंस देख सकते हैं या फिर उसमें साइंस है। व्हाट इज साइंटिफिक अप्रोच अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉम्टे, उनके अनुसार क्या साइंटिफिक अप्रोच हो सकती थी। उनके अनुसार क्या है, एक पहला ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंपैरिजन या फिर क्लासिफिकेशन, और हिस्टोरिकल मेथड। ठीक, ऑब्जर्वेशन मींस अवलोकन प्रक्रिया। हम पहले क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज को कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर उसका क्या करेंगे आगे, निरीक्षण करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के पश्चात हम क्लासिफिकेशन या कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या है, हम एक चीज को एक साइड डालेंगे, जो उससे थोड़ी सी अलग है उसको दूसरी साइड डालेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कि एक साइड हम इस चीज को रखेंगे, दूसरी साइड हम इस चीज को रखेंगे, फिर इसमें क्या कर देंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज किस तरह से स्टेबल है या फिर इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और ऐतिहासिक लास्ट में बताया कि हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक पद्धति के अनुसार हम उसको भी देखेंगे कि इतिहास में उसका क्या महत्व है और किस तरह से आ रही है, उसके बाद ही हम एक सही से रिजल्ट पे पहुंचते हैं। जो इनकी ये अप्रोच थी, ये अप्रोच, एक मिनट सॉरी, जो ये इनकी अप्रोच थी, ये जो इनकी ये अप्रोच थी, हिस्टोरिकल पॉजिटिविज्म की अप्रोच थी, उन्होंने कहा था कि ये इसके जो मेथड्स इनने बताए थे, चार मेथड्स, ये इसके अनुकूलन साइंस की स्टडी की जा सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। जो पॉजिटिविज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है,
ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषता है, मैंने इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, मैंने सब 3 लिखी है जो मैंने। एक साइंटिफिक मेथड है, ये सभी को समझ आ गया है। रियलिटी बेस्ड स्टडी, रियलिटी मीन्स वास्तविकता, वास्तव में क्या है। ऑब्जेक्टिव साइंस, ठीक, ऑब्जेक्टिव साइंस क्या है। ऑब्जेक्टिव साइंस, हमने आज तक सुना है ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। हमेशा इसमें से क्या है, जो नए स्टूडेंट्स है उनके लिए हमेशा इसमें क्या है, दिक्कत होती है। मुझे भी हुई थी, पर जब बार बार पढ़ा, बार बार समझा तो इजी है। देख लो ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। जब हम फोकस ओनली किस पे कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं, कि हम ऑब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं। और जो इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्टिविटी होती है, उसमें क्या है, उसमें मनुष्य की अपनी धारणाएं आ जाती है, अपने विचार आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उसमें वो अपनी विचार से इंस्पायर होता है, कहीं ना कहीं उसमें अपनी इंस्पायर जो भी उसकी धारणा होती है उसको ले आता है। पर ऑब्जेक्ट में आपने रखना है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ओनली फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं कि, तो उसमें क्या है, हमारा रोल क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें लग रहा है कि ये सही सी इसकी स्टडी है, हम उस पे फोकस करेंगे। पॉजिटिविज्म में एक विशेषता उसकी ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। इसमें इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज एंड पॉजिटिविज्म। धार्मिक, तात्विक एंड प्रत्यक्षवाद या वैज्ञानिक। ठीक, सामाजिक परिवर्तन हुआ, समाज में क्या है, परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन कैसे हुआ, वो क्या है, ज्ञान का विकास। देखो स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, किस कारण होते हैं, ज्ञान के कारण। समाज में परिवर्तन होते हैं, मनुष्य की जो बुद्धि है उसके कारण। कॉस्ट कॉम्टे का मानना है कि मनुष्य के दिमाग में क्या है, बुद्धि में क्या है, परिवर्तन स्तर बाय स्तर आना हुआ, उस तेजी में आए। उसके लिए ही उन्होंने ये 3 स्टेजेस दिए, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविज्म स्टेज। ठीक, पहली जो स्टेज थी धार्मिक अवस्था, किस थी, धार्मिक अवस्था के भी 3 स्तर से गुजरा है। ठीक है, धार्मिक अवस्था 3 स्तर से गुजरा है। उसमें क्या पहला है, मैंने स्लाइड्स में लिखा है, प्रेतवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद। ठीक है, धार्मिक अवस्था, जब भी हम धार्मिक अवस्था की बात करते हैं तो हमें मुख्यतः क्या याद आता है, हमें हमेशा एक तरह की मतलब अलौकिक अवस्था सामने आती है, ईश्वरीय अवस्था सामने आती है। ठीक, उसमें जब धार्मिक अवस्था में मनुष्य था, ऑगस्ट कॉम्ट का मानना था कि जितनी भी घटनाएं उस टाइम हो रही थी, पहले उसने उससे क्या माना, प्रेतवाद। जब उसकी दूसरी घटना हुई, तीसरी घटना हुई, तब उसने माना कि नहीं, ये प्रेतवाद नहीं है, ये क्या है, बहुदेववाद। बहुत से ईश्वरी हो इसके पीछे, बहुत से ईश्वरों का हाथ है। फिर और घटनाएं हुई, फिर उनने धीरे धीरे सोचा नहीं, ये बहुदेववाद नहीं है, ये क्या है, एकेश्वरवाद। एक ही, एक किसी एक का हाथ है इसमें, एक ईश्वरीय है केवल। ठीक है, जब वो धार्मिक अवस्था से उतरा तो वो कहां पर गया, तात्विक, मेटाफिजिकल स्टेज, जहां पर उसने थोड़ा सा और सोचना प्रारंभ किया, ज्यादा बुद्धि पर जोर डाला। और क्या हो गया, वो एक क्या मानने लगा, किसको सुपीरियर मानने लगा वहां पर, नेचर। वो नेचर को ही सब कुछ मानने लगा, कि जो भी हमारे आसपास है, जो प्रकृति ही है, वो ही सब कुछ है। जो कुछ घटनाएं हो रही है वो सभी की सभी क्या है, नेचर से ही हो रही है। नेचर जो प्रकृति है वो ही सब कुछ करवा रही है। ठीक है, वहां से उसका आगे विकास हुआ, कहां पर गया, पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद पे। वहां पर क्या हो गया, उसकी बुद्धि इतनी बढ़ गई, औद्योगिकीकरण आ गया, और धीरे धीरे क्या होगी, डेमोक्रेसी आ गई, राज्य आ गया, प्रांत आ गया, लोकतंत्र चला। ये सारी चीजें कहां पर हुई, प्रत्यक्षवाद में। मुझे विश्वास है कि आप सभी को जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। मैं सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। ठीक है,
और हायरार्की ऑफ साइंस, हायरार्की ऑफ साइंस जो इनका अगला ये काम था, हायरार्की ऑफ साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस जो थी वो कनेक्ट किसके साथ थी, हायरार्की ऑफ साइंस। उनका मानना था कि जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज है, मनुष्य की बुद्धि जो है वो तीन अवस्थाओं से गुजरी है, उसी तरह से जो साइंस है जिसे हम क्या है समाज शास्त्र में लाना चाह रहे हैं, उसमें भी क्या है, एक स्टेजेस है, उसमें भी अवस्थाओं का निर्माण होता है। देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि गॉस कॉम्टे इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने काम को जो उन्हें नेक्स्ट काम करना था, वो अपने काम को क्या है, पिछले काम से जरूरी, बहुत जरूरी से उसको देखते थे। ठीक, स्टेजेस जो थ्री स्टेजेस थी उनकी, वो साइंस की स्टेजेस थी, हायरार्की ऑफ साइंस की बात करें, वो साइंस की स्टेजेस थी। इन्होंने कहा था कि जो वो स्टेजेस है वो क्या जाती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर। पहले जो स्टेज होती है वो क्या होती है, सरल होती है, और जो दूसरी स्टेज आती है वो क्या हो जाती है, जटिल हो जाती है, उससे जटिल और हो जाती है। सबसे पहले सरल, फिर उसे जटिल, उसे जटिल। इनने साइंस को इस तरह से बताया था। ठीक है, यहाँ देखिए, इनने इसमें क्या रखे थे, साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स रखे थे। वैसे इनको डाउन टू अप लिखते हैं, यहाँ समझने से आपको समझाने के लिए मैंने सीधे सीधे लिखा है। देख लो पहले मैथमेटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे मैथमेटिक्स जो है, आपने मैंने बात की थी कि एक पहले इनमें क्या है, सिंपल सब्जेक्ट रखा था। मैथमेटिक्स क्या था, एक इनके लिए एक सिंपल सब्जेक्ट था। क्यों, क्यों सिंपल था, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, नॉट डिपेंड्स, कि यह क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं करता था, अपने आप में ही संपूर्ण था। ठीक है, इसमें जब काउंटिंग होती थी वो क्या किसी पर निर्भर करती थी, नहीं, अपने आप में संपूर्ण है। काउंटिंग को याद करने के लिए हमें किसी और पर निर्भर रहना पड़ता था, या फिर हमें किसी फॉर्मूला लगाने के बाद किसी क्वेश्चन जब हम करते थे किसी और पर डिपेंड करते थे, नहीं। पर जो उसके बाद के सब्जेक्ट थे, एस्ट्रोनॉमी थी, फिजिक्स थी, ठीक है, क्या केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी, सोशियोलॉजी थी। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पहुंच गए हैं हम सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या बोलती है, जब सोशियोलॉजी की परिभाषा देते हैं उस समय ही हम क्या बोलते हैं, मनुष्यों का परस्पर संबंध, आपसी संबंध, ऐसे ही शुरुआत होती है। एक जाल है, एक स्ट्रक्चर है, एक फंक्शन है। इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें, पूर्णतः रूप से ये दिखाई दे रहा है समाज शास्त्र क्या है, बहुत सी इकाइयों पे डिपेंड है, एक इकाई पे नहीं, बहुत सी इकाई पे। देख लो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा था, अगर एक मनुष्य का जो शरीर है, उसके जो अंग है, अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा का पूरा शरीर क्या है, हिल जाता है, वो उसमें अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से सोशियोलॉजी भी यही है, वो भी सभी इकाइयों पर डिपेंड है। इट मीन्स अगोस्ट कॉम्टे के अनुसार हम बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सोशियोलॉजी सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये सिंपल, ये कैसे गया, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आपको बहुत बार यूजीसी नेट के एग्जाम में इसको क्रोनोलॉजी में बताया जाता है कि आपको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ले जाना है या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ले जाना है। ठीक है, इसको आप लोग समझ ले। जो उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी उन्हें भी एक बार देख ले। पॉजिटिव फिलोसफी है, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है, एजुकेशन एंड सोसाइटी है। इनको भी आप लोग याद रखें। याद आपने रखना है, आपकी मर्जी किस तरह से याद रखना है, रटना है या आपने सिस्टमेटिक वे में किसी तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था। आशा है कि आप सभी को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। ठीक है, और अगली क्लास में हम नेक्स्ट थिंकर पे जाएंगे, उसमें इमाइल दुर्खीम को हम स्टडी करेंगे, उनके कार्य को समझेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप मुझे प्यार दे रहे हो, मुझे मोटिवेशन मिल रही है। ठीक है, बाकी सभी का थैंक यू, हैव अ नाइस डे।